हेलो एवरीवन दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस सेशन में जिसमें हम जो है वन कंसेप्ट ए डे हर रोज आपके लिए लेकर आते हैं। और आज का जो कंसेप्ट है जो मैं आपको अभी पढ़ाने जा रहा हूं ये है दोस्तों आरबीआई के बारे में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसने हाल ही में अपनी स्थापना के 90 वर्ष जो हैं वो पूरे किए हैं और 91वां जो वर्ष है दोस्तों इसने सेलिब्रेट किया है। 1 अप्रैल जो है 1 अप्रैल 1935 की इसकी शुरुआत हुई थी और आज 1 अप्रैल 2025 में वी आर सेलिब्रेटिंग 91 ईयर्स ऑफ जो है 91 फाउंडेशन ईयर्स ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसके बारे में जो है हम बातचीत जो है करेंगे। तो सबसे पहले कुछ बेसिक बुनियादी बातें जो हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में हम देख लेंगे। जैसे कि दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है दोस्तों इसकी जो शुरुआत है वो 1 अप्रैल 1935 में जरूर हुई, लेकिन भारत में बैंकिंग का इतिहास इससे काफी ज्यादा पुराना है। भारत में बैंकिंग के इतिहास की बात करें तो दोस्तों 17वीं शताब्दी में ही जब हम बात करते हैं उस समय जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने कलकत्ता में जो है आज जिसे हम कोलकाता बोल देते हैं यहां पर एक बैंक की स्थापना की थी जिसे हम बोलते थे बैंक ऑफ हिंदुस्तान। लेकिन दोस्तों ये जो बैंक है, बैंक का जो बेसिक जो स्ट्रक्चर है जिसमें हम पैसे डिपॉजिट्स करने की बात करते हैं, जिसमें लोन के अगेंस्ट आपको जो है इंटरेस्ट देना पड़ता है, क्योंकि उस समय तक बाहरी कंपनीज के ऊपर इतना विश्वास नहीं था तो ये बैंक इतने ज्यादा अच्छे से नहीं चल पाए और जल्दी ही बंद हो गए। लेकिन हम 4 बैंकों का जिक्र जो है वो जरूर आरबीआई की फाउंडेशन 1 अप्रैल 1935 से पहले जरूर करते हैं। ये 4 बैंक कौन कौन से हैं दोस्तों? इसमें सबसे पहले जो है हम बैंक ऑफ हिंदुस्तान की बात करेंगे, फिर दोस्तों मैं बात करूंगा अवध कमर्शियल बैंक की। और ये जो अवध कमर्शियल बैंक है दोस्तों इसका जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पहली बार था कि वही भारत के जो है लोगों का कुछ शेयर किसी बैंक में जो है वो उन्होंने खरीदा था, या बैंक में जो है कुछ शेयर भारतीयों का हो, ऐसा कोई बैंक पहली बार जो स्थापित हुआ था। तो दोस्तों ये अवध कमर्शियल बैंक था। फिर उसके बाद पूरी तरह से अगर मैं बात करूं जिसमें पूरा का पूरा 100% जो है इंडियन जो है शेयरिंग वाला जो बैंक है वो 1894 में बना और उस बैंक का जो नाम था वो था पंजाब नेशनल बैंक, जो आज भी एग्जिस्ट करता है। और दोस्तों ये पंजाब नेशनल बैंक जो है वो लाहौर में जो है खोला गया था, इसकी जो पहली ब्रांच थी। हालांकि हम देखते हैं कि आजादी के बाद इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में शिफ्ट हो गया था। तो ये बैंक ऑफ हिंदुस्तान है, अवध कमर्शियल बैंक है और पंजाब नेशनल बैंक है। इसके अलावा दोस्तों कभी कभार मैं थोड़ा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख लूं, पूछ लिया जाता है क्योंकि एक बैंक था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आज भी एग्जिस्ट करता है। और दोस्तों इसकी जो पहली ब्रांच जब 1919 में खुली थी मुंबई में, तो उसका जो इनॉग्रेशन है वो उस समय जो है भाई भारत के जो मास लीडर थे महात्मा गांधी, उनके द्वारा जो है वो किया गया था। तो महात्मा गांधी जी। और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट है बैंक ऑफ इंडिया। तो भारत में पहली बार था कि भाई किसी बैंक ने इंडिया से बाहर अपनी जो ब्रांच खोली थी वो जो है बैंक ऑफ इंडिया ने 1946 में जो है लंदन में वो खोली थी। लेकिन चलिए ये पूरा का पूरा जो हमारा पोर्शन है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जुड़ा हुआ है, तो उसके बारे में ही थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों भारत में बैंकिंग जो क्षेत्र है उसमें नंबर ऑफ बैंक क्वांटिटी वाइज तो बढ़ते जा रहे थे, लेकिन दोस्तों बैंकिंग का जो डेवलपमेंट था, जो ग्रोथ था, एज एक्सपेक्टेड नहीं हो पा रहा था, जिसको लेकर जो है दोस्तों 1927 में ही जो है यंग एंड हिल्टन इस कमेटी द्वारा रिकमेंड किया गया था कि भारत में भी एक सेंट्रल बैंक की व्यवस्था हो। और ये जो सेंट्रल बैंक है, जैसे कि इंग्लैंड में बैंक ऑफ इंग्लैंड काम कर रहा था, जैसे कि अमेरिका में फेडरल रिजर्व काम कर रहा था, भारत में भी एक ऐसा सेंट्रल बैंक जरूर हो। बाद में दोस्तों ब्रिटेन की पार्लियामेंट में आरबीआई को लेकर एक्ट जो है वो पास हुआ 1934 में। और इस एक्ट के पास होने के बाद दोस्तों 1 अप्रैल 1935 को जो है वो कलकत्ता में
जो है इसका दोस्तों उद्घाटन, इसका जो अनावरण है वो कर दिया गया था। इसके बारे में कुछ बेसिक बुनियादी बातें आपको जरूर जो है वो पता होनी चाहिए। जैसे कि दोस्तों ये जो बैंक है, ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ये एक प्राइवेट जो है बैंक के तौर पे इसकी शुरुआत हुई थी और इसको 5 करोड़ की इनिशियल लागत से जो है वो शुरू किया गया था। हालांकि आजादी के बाद हम देखते हैं कि भाई 1 जनवरी 1949 आते आते एक जो भारत की जो दोस्तों नई सरकार थी, हालांकि उस टाइम तक अस्थाई सरकार ही काम कर रही थी, संवैधानिक सभा, उसने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पास किया और उसके तहत जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया था उसका राष्ट्रीयकरण जो है वो कर दिया गया था। तो ये राष्ट्रीयकरण दोस्तों हुआ। फिर उसके बाद हम देखते हैं जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया शुरुआती दौर में, क्योंकि उस समय जो है एक ही भारत था, उसी में जो है पाकिस्तान था, उसी में जो है आज का बांग्लादेश था और उसी में जो है बर्मा था दोस्तों, जिसे हम म्यांमार बोलते हैं। लेकिन समय के साथ साथ बर्मा भारत से अलग हुआ, पाकिस्तान भारत से अलग हुआ और पाकिस्तान का ही हिस्सा शुरू में बांग्लादेश था। तो ये जो है हम बोल सकते हैं किसी समय पर इन सभी देशों के सेंट्रल बैंक के तौर पे भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया काम कर चुका है। फिर दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहली जो टॉप पोजीशन थी, जो पहले जो गवर्नर थे वो एक अंग्रेज बने जिनका नाम था ऑसबॉर्न स्मिथ। और ये जो ऑसबॉर्न स्मिथ हैं दोस्तों, ऑसबॉर्न स्मिथ पहले जो है इसके गवर्नर बने। हालांकि दोस्तों जब 1942 में तीसरा गवर्नर चुनने की बात आई तो वो चुना गया सीडी देशमुख जी को। और सीडी देशमुख के बारे में बता दूं, ये जो है पहली बार था कोई भारतीय व्यक्ति जो है गवर्नर बना। देखो ऐसे ये कई सारे ऐसे प्रश्न पूछ ले जाते हैं ना, जैसे अगर मैं पूछूं बताएं कि पहला भारतीय कौन था जो अंग्रेजों के समय में जो है किसी राज्य का जो है गवर्नर बना, या पहला व्यक्ति जो प्राइवी काउंसिल का जो है वो मेंबर बना, पहला जो है फिर कुछ जो है इंडिया में हम रिलीजन वाइज, जैसे पहला मुस्लिम कौन था, कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना, यंगेस्ट प्रेसिडेंट कौन बना, तो इस तरह के जो प्रश्न पूछ ले जाते हैं। तो ऐसे ही पहला इंडियन जो है सीडी देशमुख बना। इनके गवर्नर्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो दोस्तों कई बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति जो हैं इसके गवर्नर बने हैं। उन्हीं में से एक मैं 15वें गवर्नर का जिक्र जरूर करना चाहूंगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का। डॉक्टर मनमोहन सिंह दोस्तों, क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह का जिक्र करें तो ये गवर्नर के अलावा 1985 में ये जो है प्लानिंग कमीशन के, ये जो है प्लानिंग कमीशन के जो है वो डिप्टी चेयरमैन भी रहे। फिर दोस्तों उसके बाद इन्होंने वर्ल्ड बैंक में भी काम किया। फिर उसके बाद दोस्तों इन्होंने जो है भारत के फाइनेंस सेक्रेटरी के तौर पे भी काम किया। फिर इन्होंने भारत के फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पे भी काम किया। और फिर 2004 से 14 ये भारत के प्रधानमंत्री के तौर पे भी इन्होंने काम किया। हाल ही में दोस्तों जब ये चर्चा थोड़ी और ज्यादा जो है थी, जब कनाडा में भी वहां के एक पूर्व गवर्नर थे जो सेंट्रल बैंक ऑफ कनाडा के मार्क कार्ने, उनको भी वहां का प्रधानमंत्री बनाया गया था। तो दुनिया में ऐसा कम ही देखने को मिलता है कि जब किसी जो है किसी बैंकर को जो है, किसी इकोनॉमिस्ट को जो है देश की टॉप पावरफुल पोजीशन जो है वो दी जाए। तो भारत में भी ये हो चुका है और मनमोहन सिंह जो है दोस्तों वो थे। फिर उसके बाद जो है 5 करोड़ की लागत से, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, ये शुरू हुआ और इसने जो है भारत का बैंकिंग सिस्टम जो है रेगुलेट करना शुरू कर दिया था। बाद में जो है भाई आहिस्ता आहिस्ता इंदिरा गांधी के समय में हम देखते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो ऑलरेडी सरकारीकरण उसका हो ही चुका था, लेकिन इंदिरा गांधी जी के समय पर हम देखते हैं भारत में 1969 में 14 बैंक, फिर 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था और भारत का लगभग बैंकिंग का 97% से ज्यादा हिस्सा जो है वो सरकारीकरण में बदलाव जो है वो आ चुका था। तो दोस्तों जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है या किसी भी देश का जो सेंट्रल बैंक है, वो किसी भी देश की जो इकोनॉमिक जो रिफॉर्म में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल जो है प्ले करता है। अब तो हम देखते हैं कि जो नई टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं, जैसे फिनटेक हम बोलते हैं, जैसे फिनटेक जो फाइनेंस में टेक्नोलॉजी, जैसे गूगल पे है, फोन पे है दोस्तों,
और कितनी ही सारी जो है हम फ़ोन बैंकिंग की बात करते हैं, तो उसकी वजह से दुनिया में जो है भारत को एक अलग महाशक्ति के रूप में देखा जाता है। क्योंकि दोस्तों इतना ईजिली जो यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो भारत में हमने माइक्रो स्केल के ऊपर उसकी इंप्लीमेंटेशन की है, जैसे कि इवन अगर आप 4 रुपये का कोई जो है सब्जी भी खरीदते हैं 10 रुपए की, तो उसका पेमेंट भी उसके जरिए हो रहा है, तो वो लोगों के लिए बड़ी ही अचंभे की जो है बात थी। तो दोस्तों अभी जो है इसके बाद हम इस बात करेंगे इसके फंक्शंस की, ठीक है। तो इसके फंक्शंस क्या क्या हैं, तो भाई इनको मैं थोड़ा करंट अफेयर से भी जोड़ के जो है आपको पढ़ाना चाहूंगा, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर जब मैं बात करता हूं फंक्शंस की, ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि भाई इसका जो फंक्शंस है वो है करेंसी मैनेजमेंट। करेंसी मैनेजमेंट का मतलब है कि भाई भारत में करेंसी जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ही इशू जो है वो की जाती है। अब कौन सी करेंसी, अगर आप देखेंगे भारत में दोस्तों कौन कौन सी करेंसी हमारे पास अवेलेबल है, 1 रुपए का नोट है, 2 रुपए का नोट है, 5 रुपए का नोट है, 10 रुपए का नोट है दोस्तों, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया और 500 रुपया। ये सारे नोट जो है मार्केट में आज अवेलेबल हैं। हालांकि दोस्तों ये जो है अथॉरिटी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कि वो 1000 रुपये का नोट भी इशू कर सकता है, जो हमने देखा भी है, 2000 का नोट भी इशू कर सकता है, 5000 का नोट भी इशू कर सकता है, इवन दे हैव ए अथॉरिटी कि भाई वो 10,000 तक का नोट इशू किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल अगर मैं बात करूं, इनमें से कोई भी नोट मार्केट में आरबीआई द्वारा इशू नहीं किया गया। मतलब इनमें से कोई भी नोट अगर पुराना किसी के पास है भी है तो वो लीगल टेंडर नहीं है। लीगल टेंडर से मेरा मतलब है कि उसको आरबीआई अथॉराइज्ड नहीं करता है कि आप उससे मार्केट में कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है कर सको। फिलहाल मैक्सिमम जो सबसे बड़ा जो नोट है जिसको आरबीआई लीगल टेंडर घोषित किया जा चुका है वो 500 का नोट ही है। आप कई बार देखते होंगे ना, कहा जाता है कि भाई मैं धारक को इतने रुपये देने का वचन अदा करता हूं। इसका मतलब है कि वो जो अथॉरिटी है आरबीआई दे रहा है कि आप इसको मार्केट में इतनी वैल्यू में चला सकते हैं। तो दोस्तों ये जो है सारे के सारे करेंसी है। अब ये जो करेंसी भी आरबीआई इशू कर रहा है दोस्तों, ठीक है, 2 रुपये से लेकर मैक्सिमम भी 500 तक, क्योंकि 1 रुपये की करेंसी आरबीआई इशू नहीं करता है। तो मिनिमम 2 रुपये से शुरू हो रहा है और मैक्सिमम फिलहाल 500 तक है। तो इन सभी को आरबीआई इशू करता है और दोस्तों इसके ऊपर सिग्नेचर भी आरबीआई के गवर्नर के ही जो है वो रहते हैं। तो आरबीआई गवर्नर जैसे अभी संजय मल्होत्रा जी हैं, तो वही इसके ऊपर जो है सिग्नेचर करेंगे। इससे पहले शक्तिकांत दास थे, वही उसके ऊपर सिग्नेचर करते। उससे पहले उर्जित पटेल थे, वही उसके ऊपर सिग्नेचर करते। उससे पहले रघुराम राजन थे, वही उससे जो है सिग्नेचर करते। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो भी गवर्नर होगा आरबीआई का वही इस पर साइन जो है वो करेगा। दोस्तों इसके अलावा जो 1 रुपये का नोट है आजकल वैसे बड़े कम ही देखने को मिलते हैं, और इसके साथ साथ भारत में जितने भी क्वाइंस हैं, जो सिक्के हैं, 1 रुपये का सिक्का हो, 2 रुपये का सिक्का हो, 5 रुपये का सिक्का हो, इनको सभी को जो है दोस्तों जो इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो करती है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और हमारे जो क्वाइंस हैं इनके ऊपर तो किसी भी तरह का कोई सिग्नेचर ही नहीं होता, लेकिन 1 रुपये के नोट के ऊपर सिग्नेचर आपको जरूर देखने को मिलता है। और ये सिग्नेचर दोस्तों भारत के फाइनेंस सेक्रेटरी द्वारा जो है वो किया जाता है। ये फाइनेंस सेक्रेटरी दोस्तों ज्यादातर आईआरएस ऑफिसर्स हैं और अपनी टॉप प्रमोशन के बाद जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री में इन्हें फाइनेंस सेक्रेटरी जो है लगा लिया जाता है। तो ये याद रखें 1 रुपये का नोट जो है। हालांकि यहाँ पर मैं ये भी बता दूं दोस्तों, ये जो कॉइन्स हैं, कॉइन्स जो है भारत में ये जहां पर बनते हैं उन जगहों को हम मिंट बोलते हैं। और भारत में 4 मिंट हैं, मतलब 4 जगहों पर इनका निर्माण किया जाता है दोस्तों, जिसमें जो है दोस्तों जो है नोएडा है, ठीक है, नोएडा है, मुंबई है, ठीक है, मुंबई है, हैदराबाद है और कोलकाता है। तो ये नोएडा, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, यहां पर जो मिंटिंग है वो की जाती है। दूसरी तरफ अगर मैं नोट्स की, करेंसीज की बात करूं तो दोस्तों जो करेंसी है, करेंसी भारत में देवास दोस्तों मध्य प्रदेश में है, फिर नासिक ये महाराष्ट्र में है, फिर सालबोनी ये जो है ये वेस्ट बंगाल में है, और दोस्तों जो है मैसूर ये जो है
मैसूर जो है ये कर्नाटका में है। यहाँ पर जो है करेंसी का जो है निर्माण है वो किया जाता है। तो मिंट की जो साइट्स हैं वो भी आपको पता हो, और साथ ही साथ जो है वो जो करेंसी प्रिंट नोट्स हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। आजकल हम देखते हैं कि भाई ये जो नोट्स हैं, कुछ दिन पहले मैं खबर पढ़ रहा था कि गवर्नमेंट जो है ऑलरेडी अभी 10 रुपये और 50 रुपये, माफ़ कीजिए 10 रुपये और 500 रुपये के जो नोट्स हैं उनको जो है दोबारा से इशू करेगी। पुराने नोट्स भी लीगल टेंडर रहेंगे लेकिन नई करेंसी भी इशू करेगी। दोस्तों जैसे इनकी पहचान अभी अलग से दी गई है, जैसे कि हम बात करते हैं 10 रुपये के नोट के ऊपर दोस्तों उड़ीसा के कोणार्क मंदिर की तस्वीरें देखने को मिलती हैं। 50 रुपये के ऊपर फिर इसके अलावा दोस्तों 100 रुपीज़ के ऊपर हमें रानी की वाव की तस्वीरें देखने को मिलती हैं जो गुजरात में है। 200 रुपये के ऊपर हमें मध्य प्रदेश में जो दोस्तों जो है बौद्ध धर्म से जुड़ा मठ है, ठीक है, तो उसकी तस्वीरें देखने को मिलती हैं। फिर इसके अलावा जो है 50 रुपये के ऊपर हमें हम्पी जो है विजयनगर किंगडम की कैपिटल रही उसकी तस्वीरें हैं। तो 500 रुपये के ऊपर लाल किले की तस्वीरें देखने को मिलती हैं। तो फिर जब 2000 का नोट जो है ऑलरेडी चल रहा था उसके ऊपर हमें मार्स ऑर्बिटर मिशन जो 2013 का उसकी तस्वीर देखने को मिलती थी। तो ये इनकी पहचान को लेकर अलग अलग टाइम जो है वो दोस्तों इनमें तस्वीरें वो जो भारत के हेरिटेज को भी प्रसारित करें वो तस्वीरें इसमें लॉन्च कर दी जाती हैं। फिर यहाँ पर मैं जो है भाई करेंसी का जिक्र चले और आजकल जो है काफ़ी चर्चा में है, तो मैं जो है सिंबल का जिक्र ना करूं ये तो हो ही नहीं सकता। दोस्तों ये जो सिंबल है 2009 में सरकार द्वारा प्रस्तावित था, लोगों से राय ली गई थी और बाद में एक तमिल व्यक्ति था डी उदय कुमार, उस टाइम IITian जो है IIT बॉम्बे में एमटेक कर रहा था, तो उसने ये सिंबल दिया था जिसमें भाई जो र जिसे हम देवनागरी में भी और दूसरा रोमन में भी जो है देख सकते हैं, आर को इंटरनेशनली अंग्रेजी भाषा में और हिंदी भाषा में ये सिग्निफाइड कर रहा है। तो रिसेंटली ही तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री थे MK स्टैलिन, इनको तमिल में जो है उनको रू कहा गया था और इनको तमिल भाषा में लिखा गया था, जिस वजह से थोड़ी कंट्रोवर्सी भी हमें देखने को जो है वो जो है मिली थी। तो डी उदय कुमार ने ये सिंबल दी। दुनिया में दोस्तों कम ही करेंसीज हैं जिनके सिंबल हैं, जैसे डॉलर को हम सिंबल दे देते हैं, जैसे कि येन को हम सिंबल दे देते हैं, यूरो को दे देते हैं, ठीक है, तो कम ही ऐसी करेंसीज हैं, या पाउंड को हम सिंबल दे देते हैं दोस्तों, तो जिनकी जो है हम जिनको सिंबल के तौर पे जो है वो देख लिए जाते हैं। फिर उसके बाद इसके जो फंक्शंस हैं दोस्तों, ये जो है भारत में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों का जो है ये बैंकर है, जरूरत पड़ने पर जो है उन्हें ये लोन भी प्रोवाइड करते हैं। इस वजह से लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट जो है वो बोल दिया जाता है। फिर ये दोस्तों फॉरेन एक्सचेंज जो भी फॉरेक्स है भारत में, जो कि विदेशी करेंसी है, और गोल्ड है, उसको सरकार की बिहाफ के ऊपर जो है रिजर्व रखने की या उसको जो है अपने मेंटेन करने की जो जिम्मेदारी है वो भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। फिर दोस्तों भारत में चाहे वो बैंकिंग हो चाहे वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस हो, उनके रेगुलेटर के तौर पे, सुपरविजन के तौर पे RBI काम करता है। फिर दोस्तों डेवलपमेंट रिसर्च एंड स्टैटिक्स का जो रोल है बैंकिंग क्षेत्र में वो भी यही करता है, और रेगुलेशन ऑफ मनी, फॉरेक्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी, और दोस्तों ओवरसाइट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। अब इसमें से एक फंक्शन रह गया जो बिल्कुल लास्ट में मैं जो है वो आपको पढ़ाऊंगा, रेगुलेट मॉनेटरी पॉलिसी। तो दोस्तों मॉनेटरी पॉलिसी को जो है समझना बड़ा जरूरी है, ठीक है, और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसीज का मुख्य तौर पे लक्ष्य होता है भारत में कि भाई मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स के साथ जो है वो दोस्तों इन्फ्लेशन जो है कंट्रोल की जाए, और जो है दोस्तों जो डेवलपमेंट जो है उसको जो है वो जो है किया जाए। तो मैं इसको एक प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में बताऊंगा, क्योंकि अभी हमने कुछ दिन पहले देखा था कि वर्ष 2025-26 का जो मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू आ चुका है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में आपको समझाऊंगा, जिसमें रेपो रेट जो है वो दोस्तों 6.25 से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 6% कर दिया गया। इससे पहले कि मैं रेपो रेट के हिसाब से आपको इसके फंक्शंस जो हैं वो बताऊं कि किस तरह से RBI मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल करता है, इन्फ्लेशन या डेवलपमेंट करता है, मैं आपको पहले बता दूं कि जो मॉनेटरी पॉलिसीज हैं ये दोस्तों मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी द्वारा जो है डिसाइड की जाती हैं, और ये हर 2 महीने के बाद
जो है इन्हें डिसाइड किया जाता है कि भाई इनमें क्या क्या बदलाव की जरूरत है। और दोस्तों जो है ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में हमेशा टोटल 6 मेंबर रहेंगे, 3 आरबीआई की तरफ से रहते हैं और 3 जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से रहेंगे। इसमें लास्ट डिसीजन जो है, इंपॉर्टेंट जो डिसीजन है, हमेशा आरबीआई के गवर्नर के द्वारा ही जो है वो लिया जाता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी 2016 में उर्जित पटेल कमेटी की रिकमेंडेशन के ऊपर बनी थी। दोस्तों उससे पहले पूरा का पूरा जो कंट्रोल था मॉनेटरी पॉलिसीज के ऊपर वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ही हुआ करता था, लेकिन बाद में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस जो है 3 मेंबर गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो लेने शुरू कर दिए थे और हमने जो है उसके बाद जो है ये फिर 2016 से ये सिलसिला शुरू हुआ। तो अब जो है रेपो रेट को दोस्तों कम किया गया है। अब यहाँ पर थोड़ा हमें समझना पड़ेगा, रेपो रेट जो है दोस्तों ये एक तरह का लोन है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत में जितने भी बैंक हैं, चाहे वो शेड्यूल्ड बैंक हो दोस्तों, सारे के सारे शेड्यूल बैंक वो होते हैं जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 में डिफाइंड है, जो आरबीआई को जो है अपना जो रेगुलेटर मानते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जो सारे के सारे बैंक, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो चाहे वो जो है पब्लिक सेक्टर बैंक हो, तो भाई उनको जो है शॉर्ट टर्म के लिए एक तरह का लोन दिया जाता है। और अब ये जो लोन है सस्ता हो चुका है, 6.25 से ये 6% हो चुका है, जिससे कि उम्मीद है कि बैंक जो है अपना लोन दोस्तों मार्केट के लिए, बाजार के लिए कम कर देंगे। अब जो है ब्याज दरें सस्ती हुई हैं दोस्तों। ब्याज दरें सस्ते होने का मतलब ये है कि भाई अब मार्केट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या सरकार चाहती है कि लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा मार्केट में लेकर आए, क्योंकि जो चीप लोन्स हैं दोस्तों, जो सस्ते लोन्स हैं, वो हमेशा मार्केट में जो है लोगों को अट्रैक्ट करते हैं कि भाई अगर आपको कोई नया जो है एंटरप्रीन्योर, नया कोई स्टार्टअप करना है तो भाई दिस इज द बेस्ट टाइम। अगर आपको घर बनाना है दिस इज द बेस्ट टाइम। अगर आपको गहने खरीदने हैं दिस इज द बेस्ट टाइम। और आजकल तो दोस्तों इकोनॉमिक एक्टिविटीज के मायने भी बदल चुके हैं। ये अब वो जमाने लग गए कि जब लोग सिर्फ घर के लिए, शादी के लिए, व्यापार के लिए लोन लेते थे। अब तो दोस्तों अगर किसी को घूमने जाना है उसके लिए भी लोन ले लिया जाता है। अगर आपको अपने घर का फर्नीचर खरीदना है उसके लिए भी लोन ले लिया जाता है। अगर दोस्तों आपको कोई घर में फंक्शन करना है उसके लिए भी लोन ले लिया जाता है। तो लोगों का जो लाइफस्टाइल बेस्ड जो दोस्तों लोन है वो भी बड़े स्तर पे जो है वो लोग जो है उसमें इंटरेस्ट दिखाने लगे हैं। तो भाई ये ब्याज दरें सस्ती होती हैं तो लोग और ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं और इससे जो है उम्मीद रहती है कि मार्केट में पैसा आएगा तो वो डेवलपमेंट लेकर आता है। मार्केट में पैसा आता है तो वो दोस्तों रोजगार जो है लेकर आता है। मार्केट में पैसा आता है तो इससे जीडीपी का ग्रोथ रेट होता है। हालांकि इस बात का पूरा ध्यान गवर्नमेंट द्वारा, आरबीआई द्वारा रखा जाता है कि भाई हम पैसा मार्केट में उतना ही लेकर आए जितना जो है डेवलपमेंट जो है वो लेकर आ सके। क्योंकि दोस्तों एक एक्सेस मनी जो है वो मार्केट में कभी कभार इन्फ्लेशन भी ले आती है और फिर उस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए बाद में दोस्तों सकिंग ऑफ रुपी कैसे कि ब्याज दरें महंगी कर दी जाएंगी। रेपो रेट जैसे अभी 6.25 से 6% किया है, हो सकता है कल को अगर महंगाई आ जाए इस दोस्तों एक्शन की वजह से तो इसको दोबारा से ज्यादा भी किया जा सकता है। तो ऐसे ही कई सारे इंस्ट्रूमेंट हैं। रेपो रेट है दोस्तों, इसके अलावा बैंक रेट है, इसके अलावा एमएसएफ है, दोस्तों इस एमएसएफ है, फिर उसके अलावा जो है सीआरआर है, कैश रिजर्व रेशो, उसके अलावा एसएलआर है, स्ट्रेचुरी लिक्विडिटी रेशो, उसके अलावा जो है दोस्तों ओपन मार्केट ऑपरेशन है। इन सभी से ही जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये टूल है कि ब्याज दरों को कम या ज्यादा, या अगर मैं इनका एंड रिजल्ट बताऊंगा आपको कि पैसे का या तो अब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है, मतलब उसको पैसा मार्केट से निकाल लिया जाता है, या फिर पैसे का इंजेक्शन कर दिया जाता है। इंजेक्शन करने का मतलब है पैसे को लाने का पर्पस है ताकि लोग जो है पैसा लेकर कोई नया काम या जरूरत को है अपनी पूरी कर सकें। लोन फैसिलिटीज जो हैं अवेलेबल हों सस्ते रेट्स के ऊपर, और पैसे को अब्जॉर्ब करने का पर्पस है ताकि मार्केट से पैसा निकाल कर वहां से इन्फ्लेशन को जो है कहीं ना कहीं रेगुलेट जो है वो किया जा सके। तो ये मुख्य तौर पे जो है वो पर्पस है। तो दोस्तों ये याद रखना है। अब आखिर में जो है मैं एक और इंपॉर्टेंट इसकी अपडेशन की बात करूंगा कि दोस्तों अभी हाल ही में एक महिला को जो है इनके डिप्टी गवर्नर के तौर पे नियुक्ति मिली है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में दोस्तों आज तक 26 गवर्नर हुए हैं और 26 गवर्नर में कभी कोई महिला जो है वो गवर्नर
नहीं बनी है। भारत में महिला राष्ट्रपति भी बन चुकी हैं, दो प्रतिभा पाटिल और द्रौपदी मुर्मू। भारत में महिला प्रधानमंत्री भी हो चुकी हैं, इंदिरा गांधी 3 बार प्रधानमंत्री बनी। भारत में बहुत सारी महिलाएं गवर्नर रह चुकी हैं राज्यों की। भारत में बहुत सारी महिलाएं मुख्यमंत्री बन चुकी हैं, अभी जैसे दिल्ली और वेस्ट बंगाल में महिला मुख्यमंत्री ही है दोस्तों, और इंपॉर्टेंट पोजीशंस के ऊपर जो है रही हैं। लेकिन आज तक आरबीआई के गवर्नर के तौर पे कोई महिला जो है वो काम नहीं कर पाई। लेकिन डिप्टी गवर्नर के तौर पे कुछ महिलाओं ने जरूर काम किया है, जैसे अभी पूनम गुप्ता जी फिलहाल दोस्तों नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स जो रिसर्च है वहां पे डायरेक्टर जनरल के तौर पे काम कर रही हैं, और इन्होंने वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जैसी संस्थाओं में भी लगभग 2 दशक से ज्यादा इन संस्थाओं में वाशिंगटन में भी काम किया हुआ है। तो इनको जो है फिलहाल जो है गवर्नमेंट द्वारा इनकी अपॉइंटमेंट को जो है अप्रूवल दिया गया था, और इनको 3 वर्ष के लिए जो है भारत में आरबीआई का डिप्टी गवर्नर बनाया गया है। और ये लगभग ऐसा जो है दोस्तों 18 साल बाद हो रहा है कि भाई आरबीआई में कोई महिला गवर्नर डिप्टी गवर्नर बनी हो। उससे पहले लगातार 2004, 2005, 2006, 2004 में माफ कीजिए 2003 में केजी उदेशी, फिर 2004 में श्यामला गोपीनाथ और 2005 में उषा थरूर। अभी लगातार 3 वर्ष था, तो ये जो है केजी उदेशी लगभग 2.5 साल रही, फिर श्यामला गोपीनाथ लगभग 4.25 साल रही डिप्टी गवर्नर, और उषा थरूर भी लगभग 5 साल डिप्टी गवर्नर की पोजीशन पे रही। लेकिन ये गवर्नर तक जो है अपना सफर है पूरा नहीं कर पाई। अब देखते हैं कि भाई जो नई डिप्टी गवर्नर बनी है पूनम गुप्ता, इनकी नियुक्ति तो 3 वर्ष के लिए है, और दोस्तों ये एक्सटेंड भी हो जाया करती है, ठीक है, अगर ये बेहतरीन काम करेंगी तो। अब देखना होगा कि भाई और जो है ये काम कितना अच्छा कर पाएंगी। फिलहाल आरबीआई के पास याद रखें एक गवर्नर के साथ साथ 4 डिप्टी गवर्नर भी होते हैं, और दोस्तों 4 डिप्टी गवर्नर में से जो एक डिप्टी गवर्नर थे माइकल पात्रा एमडी पात्रा, उनको रिप्लेस करके जो है पूनम गुप्ता नई डिप्टी गवर्नर जो हैं वो बनी हैं। फिलहाल दोस्तों बाकी जो 3 डिप्टी गवर्नर हैं आरबीआई के, उनमें जो एक हैं स्वामीनाथन, दूसरे हैं टी रविशंकर, और तीसरे हैं एम राजेश्वर राव, और चौथी जो है वो पूनम गुप्ता जी को बनाया गया है। तो दोस्तों ये आज हमने पढ़ा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फाउंडेशन, और इससे जुड़ी हुई करंट में जो इंपॉर्टेंट चीजें चल रही हैं उनके बारे में हमने विस्तार पूर्वक बात की। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।